है ना। चलो तो फिर शुरू करते हैं। जरा बताओ नमस्ते, मोस्ट वेलकम। देखो पहले आपके स्टेडियम है ना, ये जो टॉपिक है 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो स्टेडियम से रिलेटेड आएंगे, यानी कि खेल के जो हमारे यहां पर स्टेडियम है उनसे रिलेटेड देखते हैं। ठीक है भाई, तो चलो फटाफट देखते हैं। पहला वाला देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम आपको कहां पर लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। तो सर ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अच्छा, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, यहीं पर देखने को मिलेगा। बेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी बेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ये जो वानखेड़े स्टेडियम है, अगर आप देखो 2011 में यहां पर जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसका यहां पर फाइनल हुआ था। क्या हुआ था, यहां पर फाइनल हुआ था, और वो किस किस के बीच हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, और उसमें भारत 6 विकेट से जीत गया था। ओडीआई वर्ल्ड कप यहां पर जीत गया था। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भाई, यहां पर वानखेड़े में सबसे पहला मैच वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच हुआ है। तो सबसे पहला यहां पर मैच जो हुआ है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच हुआ है। क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, ग्रीन पार्क के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। क्या आप इसमें से लगाओगे बेंगलोर में है, कानपुर में है, या फिर आप लगाओगे इसमें से नागपुर में है, या फिर आप लगाओगे इसमें से कटक में है, ये कौन सा हो जाएगा। सर ये जो ग्रीन पार्क वाला है ना, ये आपको कानपुर में देखने को मिलेगा, गंगा के किनारे आपको देखने को मिलेगा, गंगा के किनारे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कानपुर वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। कानपुर को हम क्या बोलते हैं, लेदर सिटी बोलते हैं, लेदर सिटी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि हम उसे एक चमड़ा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे चमड़ा शहर कहते हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अजो नेक्स्ट पर, ईडन गार्डन कहां पर है, ईडन गार्डन आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें ये कौन सा है, ईडन गार्डन। ठीक है भाई, ईडन गार्डन, अगर हम देखें ईडन गार्डन आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। और ईडन पार्क कहां पर है, ईडन पार्क, ईडन पार्क आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। और ये दुनिया का सबसे छोटा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का छोटा, कौन सा, जो आप देख रहे हैं ईडन पार्क। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कोलकाता इज राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, ये ईडन बहनों के नाम पर रखा गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना, ईडन बहन, अगर आप देखोगे ईडन बहनों के नाम पर यह रखा गया है। देखो अंग्रेजों की जो पहली राजधानी थी भारत के अंदर वो कोलकाता थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ईडन बहनों के नाम पर, एक का नाम था फैनी और एक का नाम था एमिली, उन दोनों के नाम पर यह रखा गया है। ठीक है भाई, है ना, है ना, ध्यान रखोगे। एक का नाम क्या था, ये एक का नाम था, ध्यान रखोगे, फैनी। ठीक है भाई, और एक का नाम था एमिली, एमिली। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और इनका सरनेम था ईडन। क्लियर हो जाएगा, ईडन। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, तो इन दोनों के बहनों के सरनेम के नाम पर यह रखा गया है। अजो भी नेक्स्ट पर, बोलता है सॉल्ट लेक स्टेडियम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में, या फिर चेन्नई में है। देखो भाई, चेन्नई के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो चिदम्बरम स्टेडियम देखने को मिलेगा, चिदम्बरम स्टेडियम, जिसको हम चेपॉक स्टेडियम बोलते हैं। क्या बोल देते हैं हम, चेपॉक स्टेडियम बोल देते हैं। कोलकाता में अभी हमने ईडन पार्क को देखा है, ईडन पार्क को हमने देखा है ना। मुंबई में हमें वानखेड़े देखने को मिल जाता है, नई दिल्ली में हमें अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जाएगा, है ना, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। कोलकाता में ही आपको सॉल्ट लेक स्टेडियम देखने को मिलेगा, सॉल्ट लेक आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। बट ये किस चीज का है, ये फुटबॉल का आपको देखने को मिलेगा। किसका, फुटबॉल का, ऐसे आप देखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो नेक्स्ट पर, बोलते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम आपको कहां पर देखने को मिलता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहां है, सर ग्वालियर में है, नागपुर में है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बड़ौदा में है, या फिर आप लगाओगे इसमें से जयपुर में है। जो ये सवाई मानसिंह है ना, सवाई मानसिंह के नाम से आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, है ना। जयपुर आपको किसकी राजधानी लगती है, राजस्थान की राजधानी है। किसकी हो जाएगी, राजस्थान की राजधानी हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जयपुर को कब बसाया गया है, 1727 में। किसने बसाया, सवाई जय सिंह ने बसाया। ठीक है भाई, सवाई जय सिंह ने इसको बसाया है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड ये आपको कहां पर स्थित लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। कृष्णा हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी। बोलता है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जरा बताओ ये कहां पर लगेगा। फिरोज शाह कोटला, अब तो नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया, अरुण जेटली हो गया है। क्या हो गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम हो गया है। ओके, और यहां गौतम गंभीर के नाम का भी आपको एक स्टैंड देखने को मिल जाएगा।
गौतम गंभीर के नाम का क्या मिल जाएगा आपको, स्टैंड देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, दिल्ली वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कीनन स्टेडियम किस शहर में आपको स्थित लगता है, कौन सा है कीनन स्टेडियम, ये कहां होगा जरा सोचो। क्या आप लगाओगे इसको, कटक में है या फिर आप लगाओगे रायपुर में है, जमशेदपुर में या फिर आप लगाओगे कोलकाता में है ना भाई। ये जो कीनन स्टेडियम आपको देखने को मिलता है सर, अगर हम देखेंगे कीनन के नाम से आपको कहां देखने को मिलेगा, क्या हम इसमें से जमशेदपुर लगा दें, है ना भाई, क्या लगाएंगे, क्या जमशेदपुर इज द राइट आंसर, जमशेदपुर इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गोल्फ हेतु प्रसिद्ध है ना सैंडी लॉज स्टेडियम, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा जरा बताओ, कौन सा है, सैंडी लॉज, गोल्फ के लिए है ये। क्या ये यूएसए में है, इंग्लैंड में है या फिर आप लगाओगे इसमें से स्कॉटलैंड या फिर फ्रांस में है, ये कहां है जरा बताओ, क्या लगाओगे। गोल्फ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये एसएससी में पूछा भी गया है कई बार। तो ये कौन सा है, ये है सैंडी लॉज स्टेडियम। ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, ये स्कॉटलैंड में आपको देखने को मिलेगा। स्कॉटलैंड आपको पता है यूरोप का देश है और इसकी राजधानी है ग्लासगो। क्या हो जाएगी, ग्लासगो हो जाएगी इसकी कैपिटल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है व्हाइट सिटी स्टेडियम, ये आपको कहां पर लगेगा जरा बताओ, व्हाइट सिटी स्टेडियम ये कहां है, क्या इंग्लैंड में है, नीदरलैंड में है, स्कॉटलैंड में या फिर कनाडा में देखने को मिलेगा जरा बताओ। देखो लॉर्ड्स कहां पर है, लॉर्ड्स है ना भाई, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम आपको इंग्लैंड में देखने को मिल जाएगा। और कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम, ये भी आपको इंग्लैंड में ही देखने को मिलेगा। ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, वहीं इंग्लैंड में। बोलता है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा जरा बताओ, क्या लगाओगे, किसके नाम से, शास्त्री जी के नाम से देख रहे हैं हम। अगर हम देखें लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से आपको कहां पर देखने को मिलता है, क्या ये मुंबई में है या फिर आप लगाओगे कहीं और देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। ये मिलेगा हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में राजीव गांधी जी के नाम से भी देखने को मिल जाएगा, राजीव गांधी। ठीक है भाई, ध्यान रखो, क्रिकेट स्टेडियम भी आपको हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। कहां पर, हैदराबाद में। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है जरा बताओ, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं लगता, कोई एक गड़बड़ में है। क्या आपको ईडन गार्डन कोलकाता में नहीं लगता, वानखेड़े मुंबई में नहीं लगता, या फिर आप लगाओगे ग्रीन पार्क कानपुर में नहीं लगता, या फिर चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपको चेन्नई में नहीं लगता, कौन सा एक गड़बड़ है। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। ये डी वाला कहां पर है, ये तो बेंगलोर में है ना भाई, छोटा सा क्रिकेट का स्टेडियम, ये कहां पर है, बेंगलोर में है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, जो आरसीबी की टीम है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है, वो क्या है, एक तो उनका स्टेडियम छोटा है, ऊपर से वो बॉलर्स ढंग में नहीं लेते हैं बॉलर उनके खूब पिटते थे पहले, समझ गए, खूब रन देते थे, लेकिन इस बार उनके बॉलर्स ठीक आए तब वो जाके जीते हैं, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बाराबती स्टेडियम, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा जरा बताओ, किसकी बात कर रहे हैं हम, बाराबती की बात कर रहे हैं। क्या ये भुवनेश्वर में है, चेन्नई, पुणे या फिर आप लगाओगे कटक। अगर हम देखें बाराबती आपको कहां देखने को मिलेगा, बाराबती का किला कहां पर है, कटक में है, बस वहीं पर स्टेडियम है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है बेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बेबॉर्न वाला अभी हमने देखा ये कहां है, क्या ये कटक में है, नहीं तो क्या हमने जमशेदपुर, नहीं, मुंबई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा, डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। बोलता है ऐशबाग स्टेडियम, ये आपको किस शहर में देखने को मिलेगा जरा बताओ, ऐशबाग के नाम से कहां है, क्या आप लगाओगे इसमें से इंदौर या फिर आप लगाओ ग्वालियर या फिर भोपाल या फिर आप लगाओगे जबलपुर। ये जो है एक हॉकी का स्टेडियम है, ठीक है भाई, किसका है ये, फील्ड हॉकी का है, फील्ड हॉकी का स्टेडियम है ये। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, है ना। क्या हम भोपाल लगा सकते हैं, क्या हमारा भोपाल इज द राइट आंसर, भोपाल होगा, भोपाल रह जाओ। बोलता है खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है जरा बताओ, किस नाम से हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ध्यान रखोगे, खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम, ये कहां पर है। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई। ये कहां पर है, ये आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश के अंदर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये बांग्लादेश के अंदर है ना, फतुल्ला में आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बांग्लादेश में। ऐसे ही बांग्लादेश के ढाका के अंदर आपको शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जाएगा, शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा, जहां सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक अपना लगाया था इंटरनेशनल क्रिकेट का। ओके, अगर आपसे पूछा जाए किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, कौन सा, किंग्समीड वाला,
जहां पर युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे, तो ये साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, या फिर गाबा वाला पूछे आपसे कहां पर है, ठीक है भाई, ये आपको, या फिर आपसे पूछा जाए ब्रिस्बेन वाला कहां पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछे इसमें से, है ना, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो ये पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आते हैं आगे। अब जो है यहां से अगला वाला टॉपिक शुरू होता है। अगला वाला टॉपिक कौन सा है? वो हो जाएगा धार्मिक सुधार। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, धार्मिक सुधार वाला है यहां से अगला वाला टॉपिक शुरू। इसके क्वेश्चन आएंगे लगभग 20 के आसपास। अब ओके, देखो, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन आपको कौन सा लगता है? जरा बताओ, पहला क्या ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, या फिर रामकिशन मिशन है? सोचो भाई, रामकिशन मिशन 1897 में बना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के अंदर इसकी ब्रांच 1882 में खोली गई और न्यूयॉर्क में 1875 में स्थापना हो गई थी इसकी। और अगर हम देखें आर्य समाज, ये 1875 का है। और अगर हम देखें ब्रह्म समाज, ये 1828 का है। और इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने करी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म समाज इज द राइट आंसर, है ना? ब्रह्म समाज इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज का उद्देश्य जरा बताओ, इसका पर्पस क्या था, है ना? क्यों करी थी इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की? जरा बताओ, इसमें से क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। ये क्या है? क्या धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, या फिर आप लगाओगे एकेश्वरवाद का प्रचार करना, या फिर आप लगाओगे इनमें से कोई भी नहीं, या फिर ए और बी दोनों? ठीक है भाई, ये कौन सा हो जाएगा? देखो, धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, सही बात है भाई। धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको अलग करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करो, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा मत करो, एक की तरफ उनका ध्यान था। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है भाई। और ये मूर्ति पूजा खंडन की बात भी करते थे, कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई। कौन? राजा राम मोहन रॉय। देखो क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय 1772 में जन्मे और 1833 में उनकी डेथ हो गई। और कहां पर हो गई थी? ब्रिस्टल में हो गई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में पड़ता है, वहीं इनकी समाधि भी है आज। तो आगे चलकर क्या हुआ कि इसमें कौन जुड़ गए? ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज में जुड़ गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। देवेंद्रनाथ टैगोर ये जुड़ गए, और केशव चंद्र सेन ये भी जुड़ गए। केशव चंद्र सेन, और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध थे, और दोनों में ही आगे जाके झगड़े हो गए, है ना? तो दोनों ने ही ब्रह्म समाज को तोड़ लिया, ठीक है, ध्यान रखोगे, 1866 में। और दोनों ने अपने अपने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। जैसे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना वो करी है केशव चंद्र सेन ने, ठीक है भाई, ध्यान रखो, केशव चंद्र सेन। तो अगर कल को पूछे कि भारत का ब्रह्म समाज कब बना है? 1866 में। किसने करी है? केशव चंद्र सेन ने। आदि ब्रह्म समाज कब बना है? 1866 में। किसने करी है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने करी है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, और ब्रह्म समाज पूछे तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, साधारण ब्रह्म समाज कब बना है? कौन बच्चा बताएगा? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ठीक है भाई, ये अलग है साधारण ब्रह्म समाज। कौन बच्चा बताएगा ये कब हुई है इसकी स्थापना? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था, वो कौन था? जो ब्रह्म समाज का ही विरोध करता था। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई? शाबाश, कर सकते हैं, है ना? ये कौन सा हो जाएगा? आज 5 बजे वाली में करवाया था, है ना, है ना? साधारण ब्रह्म समाज 5 बजे वाली क्लास में करवाया था, गड़बड़ ना हो। 1828 नहीं है, ठीक है भाई, गड़बड़ करा, नो आइडिया नहीं। राठौड़ का आंसर ठीक है बच्चे का, 1878 इज द राइट आंसर। आज 5 बजे वाली क्लास में बताया भी है, समझ गए भाई? वो है साधारण ब्रह्म समाज जो 1878 में बनाए जाके, ठीक है भाई, शाबाश। अगर हम देखें ब्रह्म समाज अपनी जो बातें कहता था उसका विरोध कौन करता था? कि देखो हम तो मूर्ति पूजा करेंगे, आप गलत बोल रहे हो, यानी कि राजा राम मोहन रॉय को उल्टा सीधा बोलना। कौन बोलता था? वो बोलता था धर्म सभा, ठीक है भाई। धर्म सभा कब बनी है? 1830 में बनी है। किसने बनाई है? राधाकांत देव ने बनाई है, राधाकांत देव, है ना भाई, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन हो जाते हैं? राधाकांत देव हो जाते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, केशव चंद्र सेन है, या फिर दयानंद सरस्वती हैं? वो कौन हो जाएंगे? जरा बताओ, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव इज राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है? जरा बताओ। अगर हम देखें कर्जन के द्वारा, वेलेजली लिटन, या फिर विलियम बेंटिक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1828 से 1833 तक, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर कौन रहे थे?
बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर रहे थे विलियम बेंटिक, है ना। फिर इनको 1833 के चार्टर एक्ट से क्या बना दिया गया था, उस चार्टर एक्ट से इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। राइट बात है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई। ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है, जरा बताओ उनका, ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। स्वामी विवेकानंद जी का, उनका जो जन्म है वो 1863 में हुआ है 12 जनवरी को, ठीक है भाई। और 1984 में आके हमारी भारत सरकार ने क्या काम किया कि उनके नाम से राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया। 1985 में पहला युवा दिवस हमने मना लिया था, पहला युवा दिवस हमने मना लिया। उनके बर्थडे के दिन 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है भाई। अब जरा बताओ, उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। देखो, जिस भी टॉपिक में आपके गड़बड़ी हुआ करे ना कि भाई इस टॉपिक में मेरा ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, उसको मार्क करके रख लो, बाद में उसके बारे में पढ़ लिया ढंग में कि हाँ भाई क्या अब नहीं होनी चाहिए आगे को गड़बड़, समझ गए। टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ के चीजें जब हम पढ़ते हैं तो आसान हो जाती है हमारे लिए, समझ गए। बोलते हैं मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ऑब्वियसली राजा राम मोहन रॉय, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, है ना। ऐसे भी पूछ लिया जाता है ना भाई, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा समाज सुधारक है जिसकी भारत के बाहर समाधि है, तो ये ही आ जाते हैं ऑप्शन में, ध्यान रखना। बोलता है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी। ये सैयद अहमद खान ने करी है, बदरुद्दीन तैयब जी ने करी है, या फिर आप लगाओगे अबुल कलाम आजाद है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है। तो हमारा राइट आंसर सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर, है ना। कब करी है, 1875 में। इसको 1920 में क्या कर दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसको 19 में, इसको 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। आर्य समाज किसके विरुद्ध था, जरा बताओ किसके विरुद्ध था आर्य समाज। क्या आप लगाओगे ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, क्या भाई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ठीक है भाई। या फिर आप लगाओगे धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज, या फिर आप लगाओगे हिंदुत्व के या फिर इस्लाम के, किसके विरुद्ध था। तो आर्य समाज की जो है 1875 में बॉम्बे के अंदर स्थापना हुई है, और वो किसने करी है, वो करी है दयानंद सरस्वती जी ने। हालांकि इसकी स्थापना एक बार और उन्होंने करी 1877 में लाहौर में, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और ये कहते थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इनका नारा था, ये भी आप ध्यान रखोगे। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है भाई, आर्य समाजी लोग। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन लगते हैं आपको, राजा राम मोहन रॉय है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, हेनरी विवियन डिरोजियो है, या फिर आप लगाओगे डेविड हेयर है। ये जो युवा बंगाल आंदोलन है ना 1820 से 1830 के बीच में चला है, यानी कि इस दशक में चला है, इस डिकेड में चला है ये। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना। शाबाश, कर सकते हैं, बहुत अच्छे। ये जो है इसका आंसर, वो बहुत युवा थे, है ना भाई, पढ़ाते भी थे, शिक्षक भी थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। और 1809 में इनका जन्म हुआ और 1831 में इनकी डेथ हो गई 22 साल की उम्र में हैजा से। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आजो नेक्स्ट पर। बोलता है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया है। असल में देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में तो पहले नहीं बनी थी, पहले तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, 1875 में वो हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर। और वहां न्यूयॉर्क कहां पर है भाई, यूएसए में है। तो वहां पर स्थापना इसकी किसने करी, मैडम ब्लावास्की ने करी है, मैडम ब्लावास्की और हेनरी ऑलकट, उन दोनों ने करी है, हेनरी ऑलकट, इन दोनों ने करी है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, भारत में इसकी ब्रांच खोली गई अडियार मद्रास के अंदर। अडियार कहां पर पड़ता था, मद्रास के अंदर पड़ता था। और वो किसने खोली थी यहां पर, एनी बेसेंट ने, किसने, एनी बेसेंट ने। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है ये। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1982 नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। कौन है, इसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था,
ये चलाने वाले कौन थे? क्या आप लगाओगे इसमें से? त्यागराज शेट्टी है, छत्रपति महाराज है, ईवी रामास्वामी नायकर है, या फिर ज्योतिबा फुले है? जरा बताओ ये किसने चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन, है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। कहां पर चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1925 में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चलाया गया था। उस समय पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र को मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने, इन्हीं को तो पेरियार बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? पेरियार बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। क्यों चलाया था? जातिवाद के खिलाफ चलाया था कि ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ब्राह्मणवादी जो सोच है खत्म होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने चलाया था। आज भी नेक्स्ट पर, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ये किसने करी है? अगर हम देखें इसमें से कौन सा हो जाएगा? सत्यशोधक समाज को देखते हैं भाई। ये जरा बताओ, ये जो समाज है ये 1873 में पुणे के अंदर इसकी स्थापना हुई है, सत्यशोधक समाज की। और किसने करी है? ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। याद रखोगे, सावित्रीबाई फुले। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इन्होंने तो गुलामगिरी भी लिखी हुई है। इनका नाम पूरा था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है भाई, और इन्होंने क्या भी लिखी हुई है? गुलामगिरी भी लिखी हुई है, गुलामगिरी भी लिखी हुई है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई है? अब जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना भाई? ये कौन सा हो जाएगा? भारत के बाहर किसकी हुई है? क्या रामकिशन परमहंस है, या फिर दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या फिर ज्योतिबा फुले हो जाएंगे? वो कौन है? शाबाश, कर सकते। सर, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? राजा राम मोहन रॉय की हुई। ब्रिस्टल इंग्लैंड में समाधि है, 1833 में मृत्यु हो गई थी, 1772 में जन्म हुआ था। बंगाल के रहने वाले थे, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था इनको। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये जरा बताओ इसके कौन हो जाएंगे? क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, या फिर दयानंद सरस्वती, जयदेव, कालिदास, कौन हो जाएंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें से सत्यार्थ प्रकाश के लिए दयानंद सरस्वती, जिन्होंने किसकी? आर्य समाज की स्थापना करी है। ओके, किसकी? आर्य समाज की। रामकिशन मिशन की स्थापना, देखो ये जो रामकिशन परमहंस है ना, रामकिशन परमहंस है ना भाई, ये जो रामकिशन परमहंस है 1836 में इनका जन्म हुआ, 1886 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये हुगली जिले के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वहां के रहने वाले थे। अब इनके जो शिष्य थे वो कौन थे? अगर आप देखोगे, स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी इनके शिष्य थे। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में, रामकिशन परमहंस की याद में, रामकिशन मिशन की स्थापना करी। और ये स्थापना कब करी है? 1897 में करी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बेलूर मठ में आपको देखने को मिल जाएगा। बेलूर मठ बिल्कुल कोलकाता में ही आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? जरा बताओ, वहाबी आंदोलन। देखो, कभी भी ऐसे धार्मिक सुधार आंदोलन की बात आए ना, ज्यादातर 80% आपको 1800 से लेकर 1900 के बीच के आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए? यानी कि इसी के है, ये इसी बीच के 100 साल के बीच के है ज्यादातर। और ये अलग अलग धर्मों में चले थे। सभी अपने धर्मों की बुराइयों को दूर करना चाहते थे, उसका शुद्धिकरण करना चाहते थे। चाहे सिख धर्म हो, चाहे ध्यान रखो पारसी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, ठीक है, इन सब में ही चले थे। तो हमारा वहाबी आंदोलन जरा बताओ ये किससे है? कौन बच्चा बताएगा इसमें भी? ये किसने शुरू किया है वहाबी आंदोलन? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। ठीक है भाई, पटना से शुरू हुआ और 1820 से लेकर 1822 के बीच में, और इस्लाम धर्म में जो बुराइयां थी ना, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए चला था। कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक, अब ये किसने चलाया? सैयद अहमद बरेलवी ने चलाया। किसने चलाया भाई? सैयद अहमद बरेलवी, ये इसको लीड कर रहे थे। क्लियर हो जाएगा, वो उसको लीड कर रहे थे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? 1843 है, 53 है, 63 है, या फिर 73 है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम दास प्रथा की बात कर रहे हैं। दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? जरा बताइए इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना? 1843 पक्की बात है, बिल्कुल ठीक है। 43 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई, 1843 इज द राइट आंसर। 43 में कर दिया गया था दास प्रथा, 1943 नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, कैसे काम चलेगा? तुम तो हाल ही की बात कर रहे हो फिर। बोलता है भारत में
अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? अगर हम देखें अंग्रेजी शिक्षा हमारे यहां लागू कब हुई है, वो हुई है 1835 में। किसके द्वारा? अगर आप देखोगे मैकाले ने लागू करी थी। किसके कहने पर करी थी? ये करी थी विलियम बेंटिक के कहने पर। विलियम बेंटिक के कहने पर करी थी। क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है। जरा बताओ ये किसने बोला था? या फिर हम देखें वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या आप लगाओगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा है, स्वामी दयानंद है, या फिर आप लगाओगे श्रद्धानंद है, या फिर आप लगाओगे राधा कृष्णन है? दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। शाबाश। डी कौन लगा रहा है? बी होगा। बोलता है महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, विपिन चंद्रपाल हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे महागोविंद रनाडे हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कौन है? जरा बताओ। पक्की बात है डी होगा या बी होगा, है ना? तो वो हो जाएंगे महागोविंद रनाडे इज द राइट आंसर, है ना? कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे ये। ओके, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? जरा बताओ क्या लगाओगे? किससे हुए थे स्वामी विवेकानंद जी? स्वामी विवेकानंद जी अगर आप देखो शिकागो में ना धर्म संसद सम्मेलन हुआ था 1893 में। क्या हुआ था? धर्म संसद सम्मेलन। तो ये तब की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उससे प्रसिद्ध हुए थे। अच्छा एक बात बताओ, जब इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी तो उसकी विदेश में पहली शाखा कहां खोली गई थी? विदेश में जो पहली ब्रांच खोली गई थी ना, वो न्यूयॉर्क में खोली गई थी। और वो कब खोली गई थी? 1898 में। याद रखोगे 1898 में खोली गई थी। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है राजा राम मोहन रॉय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? जरा बताओ। धर्म की, है ना भाई, धर्म की ऊंचा उठाना, धर्म को ऊंचा उठाना, या फिर समाज सुधार, या फिर शिक्षा, या फिर आप लगाओगे अंग्रेजी का परिचय? जरा बताइए क्या लगाइए। उनका जो मुख्य काम था वो कौन सा था, ये बताओ जरा। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। ये कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, पक्की बात है बी। समाज सुधारक ही तो थे वो, समाज सुधार ही तो चाहते थे। बिल्कुल ठीक आंसर है। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में किस नाम से बना था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। फिर उसे 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां हो जाएगा। ठीक है भाई, वो कौन सा हो जाएगा? सैयद अहमद खां हो जाएगा, है ना भाई। अब जरा आ जाओ, अब स्पोर्ट से संबंधित है यहां से क्वेश्चंस। ओके, खेल से संबंधित है, तो अब खेल से चलेंगे आगे को। ठीक है, अगला टॉपिक शुरू हो गया। लगभग 20 इसमें क्वेश्चन अब स्पोर्ट के आपको देखने को मिलेंगे। जरा बताओ इसमें से, इस वाले में, धार्मिक वाले में कितने गलत हुए कितने सही हुए वो तुम नोट करना, फिर उसको आगे क्लेरिफाई करना। किसके भारत, है ना, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता है? जरा बताओ किसने जीता है। शाबाश, बहुत अच्छे। वो कौन हो जाएंगे? क्या हम केडी जाधव लगा सकते हैं? है ना, केडी जाधव हो जाएगा, है ना। इन्होंने ही तो जीता था 1952 के अंदर, और 1952 वाला फिनलैंड के हेलेंस्की में हुआ था, है ना, हेलेंस्की में ओलंपिक। और वहां पर ये कुश्ती में जीत के लाए थे ब्रॉन्ज मेडल। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनको पॉकेट डायनामो बोला जाता, पॉकेट डायनामो बोला जाता है इनको। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम कुश्ती में ही देखें, है ना, ओलंपिक में 2 पदक कौन ला रखा है कुश्ती में ही? जरा बताओ। वो हो जाएंगे सुशील कुमार। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। सुशील कुमार 2008 में क्या लाए थे? ब्रॉन्ज लाए थे। 2012 में क्या लाए थे? सिल्वर लाए थे। राइट बात है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और सबसे युवा कौन है? सबसे युवा ओलंपिक में कुश्ती में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ओलंपिक में कुश्ती में जो मेडल लाए हैं वो है अमन सहरावत। ध्यान रखोगे, अमन सहरावत हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है हॉकी के खेल में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या जरा बताइए वो कितनी होती है ना भाई। यूपीएसआई के लिए करंट अफेयर होगी, टेंशन मत लो। क्रिक, है ना भाई, टेंशन ना लो। ओके, इसमें से कौन सा है? हॉकी के खेल में मैदान पर आपको कितने लगते हैं? ऑब्वियसली 11-11 होते हैं। 60 मिनट का खेल होता है। और ग्राउंड की जो माप है वो कितनी होती है? 91.4 मीटर लंबी, 55 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और 1971 में पहला हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था।
और वो कहां पर हुआ था? स्पेन में। और स्पेन को ही हराकर कौन जीत गया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे ज्यादा 4 बार हॉकी विश्व कप जीता हुआ है, उसका राष्ट्रीय खेल भी है ये। और 1975 में भारत भी, ध्यान रखोगे, हॉकी का विश्व कप जीता हुआ है। ओलंपिक में हम हॉकी में 8 तो गोल्ड ला रखे हैं, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल कितने पदक ला रखे हैं हमने? टोटल ला रखे हैं ओलंपिक में 13 पदक हॉकी में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा हॉकी। अच्छा, हॉकी की लंबाई कितनी होती है वो आपको देखने को मिलेगी 89 टू 95 सेंटीमीटर। हॉकी का वजन कितना होता है? वजन वो होता है 737 ग्राम। ठीक है भाई, 737 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। युवराज सिंह ने किस मैदान पर एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में, है ना भाई, 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? कौन से पर, जरा बताओ। ये है वंडर्स स्टेडियम, या फिर आप लगाओगे किंग्स मीड स्टेडियम, या फिर मबीदा स्टेडियम, या फिर आप लगाओगे न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड। अभी देखा था हमने, जब हम क्रिकेट के स्टेडियम को देख रहे थे या फिर हॉकी के स्टेडियम को देख रहे थे, उसमें हमने देखा था। जरा बताओ ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे, गड़बड़ ना हो जाए, है ना। ये होगा कौन सा वाला? पक्की बात है ना, किंग्स मीड वाला ही है। कहां पर पड़ता है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। 2007 में पहला T20 विश्व कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत उसे जीता था। और अगर आप देखोगे, ये इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पर लगाए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पर लगाए थे। इंग्लैंड के वो बॉलर हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इंग्लैंड के वो बॉलर है। अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर। अब उन्होंने संन्यास तो ले लिया, लेकिन वो एक टेस्ट के महान बॉलर भी बने, समझ गए। स्टुअर्ट ब्रॉड बोलता है, भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस हुई थी? जरा बताओ किस शहर में हुई? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछेंगे कौन से नंबर का मैच था वो, तो 21वें नंबर का मैच था उस वर्ल्ड कप का, जब उन्होंने लगाए थे 6 छक्के युवराज सिंह ने। ठीक है भाई, चलो बताओ इसमें से क्या है? पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? जरा बताओ किसको प्रदान किया गया, है ना। अगर हम देखें मिल्खा सिंह को, या फिर आप लगाओगे सुनील गावस्कर, या फिर आप लगाओगे दारा सिंह, या फिर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है, 40 वर्ष की उम्र में मिल गया था, सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करता है वो। अब मेन चीज क्या है, इनको मिला तो सही सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, लेकिन क्या ये खेल में दिया गया? खेल में कभी दिया ही नहीं जाता भारत रत्न, तो फिर किस में दिया गया? वो उनकी सोशल सर्विस के लिए दिया गया। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा है, या फिर शिवांगी पाठक हो जाएंगी, प्रियंका मोहिते, या फिर आप लगाओगे मालवत पूर्णा है? कौन हो जाएंगी? जरा बताओ। शाबाश, 8000 मीटर से ऊपर हाइटेड 5 चोटियां फतेह कर ली, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या आप लगाओगे इसमें से, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। शाबाश, कौन है जो ये साहित्य में लिख रहा है? साहित्य में नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। साहित्य में भारत रत्न उनको नहीं मिला, उनको सोशल सर्विस के लिए मिला है। कैसे काम चलेगा भाई? ये है, ध्यान रखोगे, अरुणिमा सिन्हा इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई विश्व कप जीता था? जरा बताओ कौन सा हो जाएगा? क्या ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, या फिर आप लगाओगे न्यूजीलैंड है? देखो 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो हुआ था भारत में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत में, श्रीलंका में। क्लियर हो जाएगा, भारत में, श्रीलंका में, ये भी आप ध्यान रखना, और बांग्लादेश में। क्लियर हो जाएगा, बांग्लादेश में। अब क्या हुआ कि भाई इसको जीत कौन गया? इसको जीत गया था भारत, श्रीलंका को हराकर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था उसका फाइनल, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब किस टीम को हराया था हमने? श्रीलंका को हरा दिया था 6 विकेट से। ओके, कितने? 6 विकेट से। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अच्छा, ये बात बताओ, MS धोनी ने जो वो 6 लगाया था वो किसकी बॉल पर लगाया था? जरा बताओ, जब उसमें हम वर्ल्ड कप जीते थे, क्या लगता है आपको? बोलता है पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, है ना, किस वर्ष खेला गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। शाबाश, कर सकते हैं। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ये किस वर्ष में खेला गया है? क्या लगता है आपको? देखो भाई, अगर हम देखेंगे, ये है 1975 का हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था, और इसको कौन जीत गया था? वेस्ट इंडीज। ठीक है भाई, 1979 में फिर से हुआ इंग्लैंड में, फिर से वेस्ट इंडीज जीत गया। 1983 में इंग्लैंड और उसके पड़ोसी देश वेल्स दोनों में हुआ था ये, और याद रखोगे इसमें भारत जीत गया वेस्ट इंडीज को हरा के, है ना भाई। क्लियर हो जाएगा, इसको भारत जीत गया था वेस्ट इंडीज को हराकर। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि भाई सबसे पहला कब हुआ है? 1975 में हुआ है। बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आईपीएल को देखते हैं हम। आईपीएल की जो शुरुआत हुई है, इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में हुई है,
और पहले वाला सीजन राजस्थान की टीम जीत गई थी। इसके कैप्टन उस समय पर शेन वॉर्न थे। शेन वॉर्न का निधन हो गया था 2022 में। और 2025 में जो इसका सीजन हुआ है वो 18वें नंबर का हुआ है आईपीएल का। और कौन जीत गया उसको जीत गई आरसीबी की टीम, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, शाबाश। नुआन कुलशेखरा, पक्की बात है कुलशेखरा ही थे जिनकी बॉल पर एमएस धोनी ने 6 लगाया था। बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर आपको कौन लगती हैं? जरा बताओ ये कौन हो जाएंगी ग्रैंड मास्टर, है ना? अगर हम देखें तानिया सचदेवा है या फिर कोनेरू हम्पी है या फिर हरिका द्रोणावल्ली है या फिर भक्ति कुलकर्णी। देखो वो ये नहीं कह रहा कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर बताओ हमारे देश की, पढ़ो उसको। वो कहता है महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन जीतने वाली, ठीक है भाई, पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, ऐसे पूछा है उसने। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? कोनेरू हम्पी इज द राइट आंसर। हमारे देश में टोटल 89 ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, और 89वें नंबर के जो है वो रोहित है, रोहित, ठीक है। 88वें नंबर की जो है वो दिव्या देशमुख है, दिव्या देशमुख, ठीक है। अब तक अगर आप देखोगे हमारे यहां जो ये 89 टोटल ग्रैंड मास्टर है, इसमें से 4 महिलाएं रह चुकी हैं। 4 महिलाएं ग्रैंड मास्टर रही हैं इन 89 में से, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पहली कौन थी? विजय लक्ष्मी, पहली थी विजय लक्ष्मी महिला के तौर पर, यह बात आप ध्यान रखोगे। और पुरुष के तौर पर अगर हम देखें, पुरुष के तौर पर थे, ध्यान रखोगे, वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद बन गए थे कब? 1988 में ही, क्लियर हो जाएगा, 1988 में पुरुष के तौर पर भी। और टोटल भी अगर हम देखें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यही है, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक या फिर 4 अंक का होता है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, बास्केटबॉल। इसके लिए अगर आप देखोगे 28-15 आपको रखना पड़ेगा। ये आपको पूरा का पूरा कोर्ट बोलते हैं जो छोटे होते हैं ग्राउंड, ठीक है। तो ये 28 मीटर है और ये 15 मीटर है। और इसका जो ऊपर ध्यान रखोगे जिसमें हम गोल पोस्ट होता है, जिसमें हम बॉल डालते हैं, वो कितनी ऊंचाई पर होता है? 10 फीट की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। अब जरा बताओ उसमें एक फ्री थ्रो में कितने अंक होते हैं? ठीक है भाई, एक होता है, पक्की बात है, एक इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। एक वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? जरा बताओ पहले भारतीय कैप्टन कौन हो जाएंगे? अगर हम देखें विराट कोहली, एमएस धोनी या मोहिंदर अमरनाथ या फिर कपिल देव। 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो 60-60 ओवर का था। और अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में वो हुआ, भारत ने बनाए थे 183 रन और वेस्ट इंडीज ने 140 और हम 43 रन से जीत गए थे। हमारे यहां पर जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कपिल देव। और जो अगर आप देखोगे मैन ऑफ द मैच जो रहे थे इसमें, वो रहे थे मोहिंदर अमरनाथ, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मोहिंदर अमरनाथ रहे थे, ये आप ध्यान रखोगे। जो इस फाइनल में सबसे ज्यादा 38 रन बनाए थे वो श्रीकांत ने बनाए थे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, श्रीकांत ने 38 रन बनाए थे फाइनल मैच में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? जरा बताओ किसको जानते हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम पर? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। क्या सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर? यस, है ना भाई, सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। अच्छा, लिटिल मास्टर हम किसको बोलते हैं जरा बताओ? अगर हम देखें लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं, कौन बच्चा बताएगा? लिटिल मास्टर ये कौन है? दी वॉल, दी वॉल हम किसको बोलते हैं? राहुल द्रविड़ को। मिस्टर आईपीएल हम किसको बोलते हैं? है ना भाई, मिस्टर आईपीएल बोलते हैं सुरेश रैना को। कैप्टन कूल हम किसको बोलते हैं? एमएस धोनी को बोलते हैं, है ना भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। लिटिल मास्टर बताओ जरा कौन है? बोलता है अदिति अशोक का संबंध किस खेल से आपको लगता है? जरा बताओ। अदिति अशोक को देख रहे हैं हम, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चे एक सर वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप पे भी करंट लाओ। हाँ 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 भैया लाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है भाई, आएगी आएगी, सब आ जाएगी। ओके, ये कौन सा है? अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ, ठीक है भाई, ध्यान रखो, गोल्फ। अच्छा, गोल्फ में जो ये स्टिक होती है उसको क्या बोलते हैं? गोल्फ के डंडे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लब, याद रखोगे, क्या बोलते हैं? क्लब। और गोल्फ कोर्स में कितने छेद होते हैं? 9 या 18 होते हैं। और ये एक महंगा खेल है, महंगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। टाइगर वुड का संबंध किससे है? इसी से ही है। अगर आप देखोगे टाइगर वुड्स का संबंध भी आपको इसी से लगेगा, ठीक है। अच्छा, जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल, है ना, जो बेसबॉल गेम है, ये जो आपको बेसबॉल गेम लगेगा उसमें जो डंडा होता है उसको क्या बोलते हैं? जरा बताओ, कौन बच्चा बताएगा? बेसबॉल, है ना भाई। लिटिल मास्टर हम किसको बोलते हैं? लिटिल मास्टर हम सुनील गावस्कर को बोलते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मास्टर ब्लास्टर हम सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, ठीक है भाई।
और अब जरा देखो, बोलता है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए फुटबॉल में। ठीक है भाई, जरा बताओ कितनी होनी चाहिए। अगर हम देखें फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, 1904 में उसकी स्थापना हुई थी और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। ओके, और अगर आप देखोगे ये जो गोल पोस्ट है इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई कितनी होती है, 24 फीट होती है चौड़ाई, और जो ऊंचाई है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, जरा बताओ। ठीक है भाई, क्या लगाए हम इसमें से, पक्की बात है 8 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, 8 फीट इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, है ना भाई, शाबाश। अच्छा, अगर हम देखें जो ये फुटबॉल है वो कितने टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, फुटबॉल 18 टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, और फुटबॉल का वजन 395 से लेकर 450 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। 395 से 450 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। शाबाश भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, फुटबॉल की परिधि कितनी होती है ना भाई, अगर हम देखें, है ना, अगर हमसे पूछा जाए सेंटीमीटर में तो 68 से 70 सेंटीमीटर आप बताओगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इंच में पूछे तो 27 से 28 इंच होती है फुटबॉल की परिधि। ओके, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, मैडन है या फिर स्लैम डंक है, एलबीडब्ल्यू है, यॉर्कर है, जरा बताओ कौन सा लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे, गड़बड़ ना हो। ये कौन सा है भाई, देखो मैडन बिल्कुल है ना भाई, मैडन। एलबीडब्ल्यू बिल्कुल है, ये आपका जुड़ा हुआ है इससे। यॉर्कर बिल्कुल है ना, ये भी हो जाएगा। तो अगर हम देखें वो है स्लैम डंक इज राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था, जरा बताओ। 100वीं सेंचुरी हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। 100वां जो शतक है वो शेर ए बांग्ला स्टेडियम में लगाया था, शेर ए बांग्ला स्टेडियम में। वैसे तो उनका वो टेस्ट का 51वां शतक था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का उनका टोटल 100वां शतक था, है ना। और वो बांग्लादेश के खिलाफ ही लगाया था ढाका के अंदर शेर ए बांग्ला स्टेडियम में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, जरा बताओ क्या लगाओगे। 100 विकेट लेने वाली, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। उनको 1983 में अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार 1983 में मिला हुआ है उनको। अब जरा बताओ, डायना एडुल्जी है, पूनम यादव है, या फिर आप लगाओगे झूलन गोस्वामी या फिर राधा यादव। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताओ इसमें से, है ना। ये कौन सा है, झूलन गोस्वामी, नहीं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। वो है डायना एडुल्जी इज द राइट आंसर। ये बहुत आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इनको 2002 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल गया है। कब मिल गया है, 2002 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है एग्रीकल्चर शॉट ये किससे जुड़ा हुआ है, जरा बताओ क्या लगाओगे। क्या ये पोलो से है, गोल्फ से, या फिर आप लगाओगे हॉकी से, या फिर क्रिकेट से है ना भाई। अगर हम देखें जो एग्रीकल्चर शॉट है तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या हम क्रिकेट से लगा सकते हैं, क्रिकेट इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, जरा बताओ क्या लगाओगे। डॉन ब्रैडमैन, आपको पता है ना, एवरेज उनका बहुत अच्छा था और वो इसी के लिए प्रसिद्ध भी हुए, है ना, जरा बताइए। और पता है इनको ना सर की उपाधि भी दी है, यानी कि नाइट की उपाधि। किसने, इंग्लैंड ने, 1949 में, समझ गए, 1949 में इनको नाइट की उपाधि यानी कि सर की उपाधि मिली हुई है। किसने दी इनको, इंग्लैंड ने दी है। लेकिन ये किस देश के लिए खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। और अगर हम देखें ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ईरानी कप के बारे में जरा बताओ, इसका संबंध किससे हो जाएगा। क्या हॉकी से है, पोलो से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। ये 1959-60 में शुरू हुआ है। कब हुआ है, 1959-60 में। और हमारा राइट आंसर ये किससे, क्रिकेट इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस देश से संबंधित एरॉन फिंच ने 11 सितंबर 2022 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और अभी ध्यान रखना, जो केन विलियमसन है ना न्यूजीलैंड के, उन्होंने T20 से संन्यास ले लिया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वो कल की ही बात है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और एरॉन फिंच ने कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही डेविड वार्नर ने भी ऑस्ट्रेलिया से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते हैं संतोष ट्रॉफी ये आपको किससे संबंधित लगेगी। 1941 में शुरू हुई है संतोष ट्रॉफी। ठीक है भाई, अगर हम देखें हम किसकी बात कर रहे हैं, हम संतोष ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। ये कब, 1941 में शुरू हुई है। और ये है किसकी, फुटबॉल की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर।
फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। ये कौन सा आ जाएगा, शाबाश बहुत अच्छे, इसमें से कौन सा हो जाएगा, है ना भाई, ये कौन सा है। अगर हम देखें एक बच्चा कह रहा है, कह रहा सर, कह रहा सर जी एकेश्वरवाद के लिए राजा राम मोहन रॉय ने भी तो ही थे और नारायण गुरु भी थे, है ना, बट टेस्ट में ऑप्शन में दोनों आ जाए तो राजा राम मोहन रॉय लगाया तो कैसे गलत कर दिया उसने, तो टेस्ट वाले की गलती है ना भाई, इतना की सोचने वाली बात है इसमें, ठीक है जो चीज सही है उसमें इतना की सोचना। चलो इधर देखो, राजा राम मोहन रॉय ही लगाना है। ओके, अगर हम देखें इसमें से फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी है, ये कौन सा हो जाएगा, और वो हो जाएगी 90 मिनट, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो कितनी हो जाएगी, 90 मिनट हो जाएगी। और ध्यान रखना 2 टाइम 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं 2 बार, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 45 मिनट के इसमें 2 सेशन होते हैं और बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी होता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है सियाचिन, अब ज्योग्राफी से है आगे को, ठीक है भाई, भारत की स्थिति और विस्तार से है, क्लियर हो जाएगा। अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो किससे आ जाएंगे, भारत की स्थिति और विस्तार से। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी ज्योग्राफी से है ये क्वेश्चन, देखते हैं ज्योग्राफी में तुम कितना सही चलते हो, है ना। कौन सा चैप्टर से है, ध्यान रखना, स्थिति और विस्तार वाले से, पूरी ज्योग्राफी से नहीं है, ठीक है। बोलता है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है, जरा बताओ कौन कौन झगड़ते हैं इसको लेकर। एक करा भारत और चाइना झगड़ते, अरे बस बहनी खराब कर दी तुमने, भारत और पाकिस्तान झगड़ते हैं भाई, कैसे चलेगा ऐसे, है ना। अगर आप देखोगे ये आपको सिचुएशन कहां दिखाई देती है, यहां पर है, यहां पर, ठीक है भाई, और यहां पर ध्यान रखोगे भारत और पाकिस्तान झगड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस में है, ये किस राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, ये कहां है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये लद्दाख में आपको देखने को मिलता है, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 78 किलोमीटर लंबाई है, और ये कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है, काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। काराकोरम पर्वतमाला लद्दाख में भी पड़ता है, पीओके में भी पड़ता है, दोनों में है ये पर्वतमाला। ये जो काराकोरम पर्वतमाला है ना, काफी हाइटेड है, समझ गए, इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। अब इस काराकोरम में और भी ग्लेशियर्स हैं, जैसे ये तो है ही सियाचिन वाला, जैसे कि बोल्टारो ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा, बोल्टारो, जैसे आपको बियाफो ग्लेशियर देखने को मिलेगा, बियाफो, जैसे आपको हिस्पर देखने को मिलेगा, हिस्पर, ऐसे ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, जरा बताओ क्या लगाओगे, वो कौन सा है, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, या फिर लक्षद्वीप है, या फिर आप लगाओगे निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम देखें निम्नलिखित में से भारत में सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, यानी कि बिल्कुल दक्षिण में आपको कौन सी चीज देखने को मिलती है भारत में। भाई अगर मुख्य भूमि का कहता तो मुख्य भूमि में तो यहां कन्याकुमारी में केप कमोरिन जगह पड़ती है, एक केप कमोरिन वो हो जाती, लेकिन पूरा कह रहा है कि सदूर दक्षिण, यानी कि बिल्कुल सर्दर्न मोस्ट, बिल्कुल सर्दर्न मोस्ट, तो फिर तो आप कहां जाओगे, आप तो जाओगे निकोबार द्वीप समूह पर, ग्रेट निकोबार पर जाओगे। ग्रेट निकोबार पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, बोलता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक कौन सी है, देखो मैं तुम्हें इसमें से आंसर कौन सा बताओ, ठीक है भाई, चलो देखते हैं इसमें से कौन सा आप बताओगे। ये बोलता है केप कमोरिन है, कैमेलियर है, या फिर आप लगाओगे इसमें से कैलीमेयर की जगह इंदिरा बिंदु है, या फिर आप लगाओगे त्रिवेंद्रम में कोवलम है, ये कौन सा है, जरा देखो इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है, शाबाश, बहुत गड़बड़ ना हो जाए, है ना, तो समझ के देखना वो क्या कह रहा है, ठीक है भाई। देखो वो तुमसे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का बताओ हमें, ये मत बताओ कि बिल्कुल भारत का दक्षिणतम है, दक्षिणतम पूछा ही नहीं उसने, उसने बोला है मुख्य भूमि का। मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें यही तो बता के आया हूं कि मुख्य भूमि का पूछेगा तो केप कमोरिन है कन्याकुमारी में, और दक्षिणतम पूछेगा, साउथ मोस्ट पूछेगा, साउथ मोस्ट पूछेगा, सर्दर्न मोस्ट पूछेगा, तब ये बताना है, तब ये बताना है दक्षिणतम और दक्षिण, दक्षिणतम और दक्षिण, ठीक है, ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो वही चीज आपसे पूछिए मुख्य भूमि कौन सा हो जाएगा, केप कमोरिन हो जाएगा। बोलता है आओ देखो भाई, ठीक है, लगाओ इसका हिसाब, तुम काफी अच्छा खासा है। बोलता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए, लगाइए इसको, कैसे लगाओगे आप, ठीक है भाई,
पूरब से पश्चिम के क्रम में आपको लगाना है भैया इसमें, है ना। हमारे यहां पर आपको पता है 8 राज्यों से जाती है कैंसर लाइन, तो लगाओ भैया पूरब से पश्चिम, तो इसमें कौन कौन सा लगा सकते हो। और सिर्फ दिए भी 7 ही हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। दिए भी कितने हैं आपको, 7 ही दिए हैं। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। कई राज्य तो ऐसे हैं जिसमें से जाति भी नहीं है, ठीक है कई राज्य तो ऐसे हैं जिनसे जाति ही नहीं है। अब जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो जो जाति है वो कहां से जाती है, जैसे कि आप लगाओगे गुजरात से जाती है, जैसे कि राजस्थान से जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश से जाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है भाई, जैसे कि झारखंड से जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल से जाती है, जैसे त्रिपुरा से जाती है, मिजोरम से जाती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ऑप्शन में त्रिपुरा मिजोरम तो है ही नहीं, त्रिपुरा मिजोरम तो है ही नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो शुरुआत वेस्ट बंगाल से करते हैं, हाँ बिल्कुल 2 से करते हैं, यानी कि 2 से, तो 2 यहां पर लिख दिया, ठीक है भाई। वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड कहीं है ऑप्शन में, है, तो फिर हम कौन सा लेंगे इसमें से 4, क्योंकि हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसमें नहीं है ऑप्शन में, और कुछ ऐसे भी राज्य दे रखे जिनसे कर्क रेखा ही नहीं जाती है, ठीक है भाई। तो 2 के बाद हम कौन सा लगाएंगे, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे को है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है, ठीक है भाई, 7 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश यानी कि 5 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन में ही नहीं है, बाहर हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद गुजरात, फिर कौन सा मिलेगा, गुजरात। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, 2 4 7 5 1, बी इज द राइट आंसर। ओके भाई, बी होगा, बी, समझ गए, बहुत अच्छा। देख रहे हो कितना घुमावदार था वो पटकाई की। और देखो बहुत, अगर आप इसको सिंपल वे में देखोगे, सोचोगे कितने राज्यों से जा रही है, 8, कितना लूलू सा क्वेश्चन है, 8 राज्यों से कर्क रेखा, लेकिन उसने उसको कितना घुमा दिया है, समझ गए, कितना घुमाया है उसको। बोलता है पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं किससे, चीन से करती है, म्यांमार से, पाकिस्तान से, या फिर आप लगाओगे बांग्लादेश से। तो हम कौन सी की बात कर रहे हैं, पटकाई पहाड़ियां आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर है ना भाई। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार से अलग करती है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। राज्य समूह जिन्हें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, जरा बताओ मणिपुर की सीमाएं किस किस से लगी। अरे गलत हुआ ना, तो सोच लेना ज्योग्राफी ढीली चल रही है फिर, समझ गए। अब देखते हैं इसमें से भाई, अगर हम देखें मणिपुर कहां पर है, मणिपुर है ये रहा यहां। अब देखो जी मणिपुर की सीमाएं किस किस से लग रही हैं, चलो देखते हैं, हिसाब लगाते हैं, ठीक है भाई, कि मणिपुर की सीमाएं लगी हुई किस किस से है, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे असम से भी ये टच है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, असम से टच है यहां पे। और यहां नीचे किससे भी टच है, मिजोरम से भी टच है ना। तो कौन सा बन गया, ये सी वाला बन गया हमारा राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट कौन सा देखोगे। बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण करती है कौन सी, है ना भाई, किसने करी है, जरा बताओ। ये लॉर्ड माउंटबेटन है, या फिर सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ है, या फिर आप लगाओगे सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ है, या फिर आप लगाओगे इसमें से लॉरिस है। ये जो सीमा बनाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वो किसने बनाई थी, जरा बताओ क्या लगाओगे, बी या फिर सी, है ना। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी हुआ है खूब अच्छे से, ठीक है। सर सिरिल रेडक्लिफ को जानते हैं हम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने ही सीमा का निर्धारण किया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा घिरा हुआ है, जरा बताओ क्या लगाओगे। मिजोरम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, या फिर त्रिपुरा है। अगर हम देखें बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना भाई, तो देखो भाई ये है हमारा कौन सा, यहां पर आकर त्रिपुरा, यही है, ये है बांग्लादेश और ये त्रिपुरा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से कवर्ड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में भाषा कौन सी बोली जाती है, काक बोराक बोली जाती है, काक बोराक भाषा बोली जाती है, काक बोराक त्रिपुरा के अंदर, है ना भाई। और काक बोराक भी बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, ठीक है भाई। बोलता है डूरन लाइन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की सीमा है, जरा बताओ कौन सी है। डूरन लाइन की बात कर रहे हैं हम, शाबाश। क्या आपको लगेगी ये भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच, यूएसए और मैक्सिको के बीच है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और थोड़ी सी भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच है 106 किलोमीटर ओनली, ठीक है भाई। तो ऐसे भी हम ध्यान रखेंगे, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे।
क्या गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है? गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, या फिर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब है, या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है? जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा। शाबाश, कर सकते हैं, है ना। अगर हम देखें हमारे सिर्फ 3 ही राज्य लग रहे हैं, ठीक है भाई, 3 राज्य, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान के साथ, और 2 लग रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी लग रहे हैं। कौन कौन से? एक लद्दाख और एक, है ना भाई, जम्मू एंड कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे। पहले तो ये देखो कि भाई अरब सागर में जो हमारे द्वीप हैं, ये है अरब सागर, ठीक है भाई। ये अरब सागर हमें देखने को मिलेगा इधर पश्चिम में भारत के। यहां पर आपको ये द्वीप देखने को मिलते हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, और ये 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए हैं। राइट बात है। अब अगर हम देखें कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आपको क्या लगती है, उसकी विशिष्टता क्या है? जरा बताओ वो कैसे है। क्या वे सभी प्रवाल उद्गम से हैं? ये हम लगा सकते हैं। या फिर वहां अति शुष्क जलवायु है, या फिर वे मुख्य भूमि के विस्तृत क्षेत्र हैं? क्या लगता है आपको इसमें से, है ना भाई? बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, बी इज द राइट आंसर। पता है, बट ये सारे तो प्रवाल से नहीं है, बट ऑप्शन ही उस हिसाब का बन रहा है, तो ठीक है भैया, है ना, क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्रवाल से नहीं है, कुछ बालू से भी बने हुए हैं, कुछ बालू से बने हैं, यानी कि सैंड से बने हैं, रेत से बने हैं, रेत से कुछ। लेकिन ऑप्शन यहां पर ये बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर ये। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको स्थित लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें हमारा जो बिल्कुल पूर्वतम स्थान है, जरा बताइए, बिल्कुल पूर्वतम स्थान, वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कौन सा है? किबुथु है, किबुथु, याद रखोगे कौन सा? किबुथु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिल्कुल कहां मिलेगा? गुजरात में, गुहार मोती, है ना, गुजरात में मिलेगा। कौन सा ध्यान रखोगे? वो है गुहार मोती। और उत्तर में कौन सा है सबसे? इंदिरा कोल आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, हमारे भारत का। भारत में किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? आपको क्या लगता है बैरन ज्वालामुखी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जो बैरन ज्वालामुखी है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो सर ये हमें देखने को मिल जाएगा अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कहां पर है ना, हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ये हमारे कौन से हैं? अंडमान द्वीप, और ये है निकोबार द्वीप। अंडमान 550 द्वीप हैं और निकोबार 22 द्वीप हैं। टोटल 572 द्वीप हो जाते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश रेखा भी है। अब बात आती है कि ये जो बैरन ज्वालामुखी है, ये आप देख रहे हो सबसे ऊपर, ये है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, बीच वाला ये मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान बोला जाता है इसको। फिर ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका साउथ अंडमान, ठीक है भाई। फिर हो जाएगा नीचे लिटिल अंडमान। तो ये जो मध्य अंडमान है, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके पूर्व में ही बैरन द्वीप मिलता है, उसी के ऊपर बैरन ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलता है हमें। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल की सूर्य की किरणें सबसे पहले आती हैं? अब जरा बताओ, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो भाई जो सबसे पूर्व में होगा वहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, जरा लगाओ। भारत के 3 बड़े राज्य लगाने हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। कौन बच्चे बताएगा? अगर हम देखें भाई, चौथे नंबर पर तो देखो यूपी है, ठीक है ना, चौथे पर तो यूपी है। अब जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से। और अगर हम देखें 3rd नंबर पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। 2nd पे है ना आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, और 1st पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? हमारा जो आपको 3 बड़े बड़े देख रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर, है ना भाई। ए वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है 7 सिस्टर्स का पार्ट? जरा बताओ। 7 सिस्टर्स, 7 राज्य, 7 बहन वाले राज्य कौन से है वो? एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश जी, यहां पर एक हो जाएगा, यहां पर नागालैंड, एक हो जाएगा मणिपुर, एक हो जाएगा मिजोरम, एक हो जाएगा त्रिपुरा, एक हो जाएगा असम, एक हो जाएगा, ध्यान रखोगे, मेघालय। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 सिस्टर्स। इसमें वेस्ट बंगाल नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इनका भाई कौन सा है? सिक्किम को बोला जाता है इनका ब्रो, इन 7 सिस्टर्स का ब्रो। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत का सबसे अधिक
विस्तृत भू आकृति आपको कौन सा लगता है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है? क्या उत्तर के मैदान ज्यादा बड़े हैं, या फिर उत्तर की पर्वत ज्यादा बड़े हैं, या फिर आप लगाओगे इसमें से तटीय मैदान हमारे जो हमारे किनारे वाले मैदान है वो, या फिर दक्षिण का पठार ज्यादा बड़ा है ना? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें हमारे यहां जो सबसे बड़ा पार्ट मिलेगा वो ये है, ठीक है भाई, गोंडवाना लैंड हमारा, है ना भाई, गोंडवाना, है ना, दक्षिण के पठार या फिर प्रायद्वीप भारत, ठीक है भाई। ये हमारा सबसे पुराना हिस्सा भी है, बड़ा हिस्सा भी है, ठीक है। इस पर जो भी चीज है वो पुरानी है, समझ गए भाई। चाहे यहां पर कोई पत्थर भी मिलेगा ना, वो भी पुराना है, ठीक है। तो ये गोंडवाना का हिस्सा है। बोलता है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चाइना से भी मिलती हैं? जरा बताओ ये कौन सा ऐसा है भाई, है ना, ऐसा कौन सा ऐसा प्रदेश है, ऐसा कौन सा राज्य है जो, है ना भाई, क्या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, या फिर आप लगाओगे वेस्ट बंगाल या फिर सिक्किम है? ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हमें लगता है सिक्किम लगा सकते हैं हम, है ना भाई, सिक्किम लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये नेपाल से भी टच कर गया और यहां पे भूटान से भी और ऊपर चाइना से भी टच कर गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सिक्किम, ठीक है भाई। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम इज द राइट आंसर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित कर देता है? ऐसा कौन सा हमारे पास अक्षांश है, जरा बताओ, जो भारत को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है? भाई हमारे यहां से मकर रेखा नहीं जाती, 0 डिग्री भी नहीं जाती, कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा डिवाइड कर देती है 23.5 डिग्री। कौन सी लगाओगे आप, जरा बताओ। 23.5 डिग्री को आप कौन सी वाली को लगाओगे, है ना? तो इसमें से कौन सा? दक्षिण वाली? ना ना ना, 23.5 डिग्री दक्षिण क्या बोली जाती है? मकर, और ये बोली जाती है कर्क, ठीक है भाई। 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि ये 0 डिग्री के ऊपर है, इसलिए इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। तो ये हमारे देश से जा रही है, ठीक है भाई, और ये लगभग हमारे भारत को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है भाई। अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आपको स्थित लगता है? जरा बताओ कौन सा है, सोच समझ के आंसर करना है। ज्योग्राफी का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगर हम देखें, ये हमसे बोला ये है अरावली पर्वतमाला और ये है विंध्यन पर्वतमाला, ठीक है भाई। इसके बीच ऑप्शन के हिसाब से कौन सा पठार है? यहां पर तो एक मेवाड़ का पठार मिलेगा छोटा सा, और यहां पर मिलेगा मालवा का पठार। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार इज द राइट आंसर, है ना। मालवा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, थोड़ा सा गुजरात में, थोड़ा सा राजस्थान में भी फैला हुआ है। राजस्थान में इसको हड़ौती का पठार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हड़ौती का पठार, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, है ना भाई। बोलता है अब है ट्राइब से, यानी कि जनजातियों से रिलेटेड, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आपके ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब चलो भाई जनजातियों को देखते हैं भारत की, और गलत ना हो जाए इस टॉपिक से, ओके। बोलता है पनियन और इरूला, ये जो जनजातियां ये आपको किस राज्य में देखने को मिल जाएंगी? जरा बताओ कहां पर है, ठीक है भाई। वही है जहां चैचू है, ठीक है भाई। जरा बताओ, चैचू आपको आंध्र प्रदेश में भी मिल जाते हैं और आपको केरल में भी देखने को मिल जाते हैं, और ये जो आपको पनियन और इरूला है ना, ये केरल में देखने को मिल जाएंगे। कहां पर है? केरल में, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है दाफला और सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? जरा बताओ कौन सी? दाफला, सिंगपो, ठीक है। मिश्मी भी पाई जाती है वहां पर, मिश्मी, है ना। वहां पर मिरी भी पाई जाती है, मिरी, ठीक है भाई, क्लियर है। आपातानी भी मिल जाती है, आपातानी। वहां पर आदि जनजाति भी मिल जाती है, आदि। कौन सा राज्य है जहां पर ये सब है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेपचा और भूटिया ट्राइब ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? जरा बताओ, किसकी बात कर रहे हैं हम? लेपचा और भूटिया की बात कर रहे हैं, शाबाश। क्या हम लेपचा और भूटिया को देख सकते हैं? ये हम कहां मिलेंगे? क्या हम लगा सकते हैं सिक्किम में देखने को मिलेंगे? यस, सिक्किम की ही है ये, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? यानी कि अंडमान निकोबार में वो लोग नहीं रहते हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या हालचू है, या फिर आप लगाओगे रेंगमा है, या फिर आप लगाओगे ऑरेंजे है, या फिर आप लगाओगे शैंपेन है, ठीक है भाई। जरा बताओ अंडमान निकोबार में आपको कौन सा नहीं मिलता? अंडमान निकोबार में सेंटनलीज आपको देखने को मिल जाते हैं, सेंटनलीज, ये भी आप ध्यान रखोगे। सेंटलीज वहां पर है ये, ठीक है, बहुत खतरनाक है ये लोग, आज भी आदिम अवस्था में ही रहते हैं जैसे पहले रहते थे, ठीक है भाई। अब जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। रेंगमा नहीं है, ठीक है भाई। रेंगमा कहां है? नागालैंड के अंदर है, ठीक है भाई। ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? नागालैंड के अंदर। रेंगमा लोग आपको नागालैंड में, नागालैंड में आपको कोन्याक लोग देखने को मिल जाएंगे सबसे ज्यादा। सबसे बड़ी जनजाति नागालैंड की कोन्याक है, कोन्याक, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर।
आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? सहरिया लोग आपको कहां देखने को मिलेंगे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो। सहरिया, क्या ये आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या फिर आपको लगेगा ओडिशा में है? ये कहां है सहरिया? जरा बताओ। महाराष्ट्र में देखो वर्ली जनजाति के लोग आपको बहुत देखने को मिलेंगे, है ना भाई। गोंड जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में, तो गोंडिया जिला ही है एक गोंड जनजाति का, ठीक है भाई। अगर हम देखें, हमारा राइट आंसर सहरिया मिलेंगे राजस्थान में। भील भी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे, मीणा भी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छा। आज नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? कोई एक नहीं है। चलो देखते हैं। भील है, मीणा है, सहरिया है, डोंगरी है। अभी तो देखा, अभी यहां पे देखा हमने, क्या देखो, भील भी लिखा हुआ, मीणा भी लिखा हुआ है, सहरिया भी लिखा हुआ है। अब यहां पर कौन सा बचा ऑप्शन में? डोगरी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। डोगरी को हटा दो यहां से। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है मुंडा ट्राइब आपको कहां देखने को मिलती है? मुंडा, मुंडा लोग आपको बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। जरा बताओ। मुंडा ही भाषा बोलते हैं मुंडा लोग, ठीक है भाई। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1895 से लेकर 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा इसके लीडर थे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ, हमारा राइट आंसर झारखंड की सेकंड बड़ी ट्राइब है, सेकंड बड़ी जनजाति है ये झारखंड की। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा। सेकंड बड़ी ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, झारखंड की पहली बड़ी ट्राइब कौन सी है? संथाल, ठीक है। भील जनजाति मुख्यतः निवास करती है किस क्षेत्र में करती है, जो वो ये कहते हैं कि हमें भील लैंड चाहिए, यानी कि भील प्रदेश चाहिए? जरा बताओ, वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में। अगर हम देखें, देखो भाई, यहां पर ना तीनों राज्यों का सीमावर्ती क्षेत्र है, राजस्थान का भी, मध्य प्रदेश का भी, गुजरात का भी। तो ये कहते हैं कि हमें यहां पर भील प्रदेश चाहिए, और नेता लोग जो है वो कहते भी है कि हमें तुम वोट दो, अगली बार तुम्हारा भील प्रदेश बनवा देंगे। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है कुकी जनजाति के लोग रहते हैं कहां पर? मणिपुर में, असम में, मिजोरम में, मेघालय में। कुकी लोग कहां आपको देखने को मिल जाएंगे? जरा बताओ। देखो, कुकी भी मिल जाएंगे, नागा भी मिल जाएंगे, मैतई भी मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अगर हम देखें, कुकी भी मिल जाएंगे, नागा भी मिल जाएंगे, मैतई भी मिल जाएंगे। मणिपुर में, मणिपुर की सबसे बड़ी ट्राइब है मैतई। मैतई भाषा ज्यादा बोली जाती है वहां पर, क्योंकि बड़ी ट्राइब मैतई है वहां पे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। गारो, खासी, जयंतिया, ये जो ट्राइब्स हैं ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगे? जरा बताओ। गारो, खासी, जयंतिया, क्या ये हमें मेघालय में देखने को मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, मेघालय इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आओ जनजाति आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी? आओ, क्या ये मेघालय में, असम में, या नागालैंड में, या फिर आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी? ठीक है भाई, जरा बताओ। आओ भी है, आदि भी है, आपातानी भी है, अभी हमने देखा था, है ना, आपातानी में। मिश्मी भी है, अबोर भी है, मिश्मी भी है, अबोर भी है। ये कहां पर है? ये आपको देखने को मिल जाएगी। क्या आपको ये असम में, मेघालय में, नागालैंड में कहां पर देखने को मिल जाएगी? देखो, ये जो आवो है ना, सिर्फ आवो, आवो, ये आवो मेघालय में देखने को मिल जाएंगी, ये सारी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये सारी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, जरा बताओ। गोंड आपको इनमें से कौन से में मिलेंगे? केरल में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, चैचू मिलते हैं वहां पे। हिमाचल प्रदेश में गद्दी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखो। गद्दी आपको देखने को मिलेंगे, गुज्जर आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा कौन सा, क्या आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं गोंड के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। बोलता है कुकी ट्राइब इनमें से कौन से में मुख्यतः, ठीक है भाई, आपको ये ढूंढना है। मणिपुर में, ठीक है भाई। कुकी लोग, नागा लोग, मैतई लोग, एक तरफ कुकी और नागा है, एक तरफ मैतई है, और आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है भाई। कुकी नागा वो दो एक है, वो दो एक यूनिट बन के लड़ रहे हैं, और इधर मैतई लोग हैं, वो एक ही अकेले हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? मौसमी प्रवास करती है, कौन सी करती है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? क्या थारू करती है, भोटिया करती है, जौनसारी करती है, या फिर भोक्सा करती है? यानी कि ध्यान रखोगे, अलग अलग मौसम में कभी पहाड़ों के ऊपर जाकर रहना, कभी पहाड़ों के नीचे तलहटी में आकर रहना, मौसम बदलने के हिसाब से। अब जरा बताओ कौन सी करती है इसमें से, है ना? वो करती है भोटिया इज द राइट आंसर। भोटिया लोग आपको सिक्किम में, नेपाल में, उत्तराखंड में मिल जाएंगे। आपको ये सिक्किम में देखने को मिल जाएंगे, नेपाल में देखने को मिल जाएंगे, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है चन्नू, जरा बताओ भाई, चन्नू जनजाति कहां लगती है?
तुक्का नहीं बजाएगा कोई। जरा बताओ ये कहां पर है? चैनू। ठीक है भाई, क्या लगाओगे इसमें से? वो चैनू नहीं है, असल में वो चैचू है। ध्यान रखोगे क्या है? चैचू। और चैचू लोग कहां आपको देखने को मिलते हैं? आंध्र प्रदेश और केरल दोनों में। आंध्र प्रदेश और केरल के अंदर दोनों में मिलते हैं। ओराव जनजाति किस राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी? ओराव, जरा बताओ ओराव लोग कहां मिल जाएंगे आपको? क्या आपको देखने को मिल जाएंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर आप लगाओगे इसमें से नागालैंड में? पता है आपको, जब आप झारखंड में जाओगे, झारखंड में आज भी मतलब ट्राइबल स्टेट एक जनजातीय राज्य है, तो वहां पर ना एक युवा गृह होते हैं। युवा गृह, युवा गृह जानते हो आप? युवा गृह यानी कि हॉस्टल्स जिसमें लड़के है ना और लड़की दोनों साथ रह सकते हैं, यानी कि वो पढ़ने के लिए नहीं है युवा गृह। उसमें लड़के और लड़की को छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, कि आप जी यहाँ रहिए, एक दूसरे से जानिए पहचानिए, अगर आपको सही लगे कि आप शादी कर सकते हैं आगे जाके तो कर लेना, ना करें आपको नहीं समझ में आए तो रह जाना, अलग अलग हो जाना। फिर किसी लड़का लड़की को वहां युवा गृह में डाल दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, फिर वो ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे होता है झारखंड के अंदर, युवा गृह उसको बोलते हैं, समझ गए? ये प्रथा है उधर। बोलते हैं ओराव जनजाति आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगे? ओराव लोग ये आपको मिलेगा झारखंड के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, झारखंड के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है टोडा, टोडा जनजाति मुख्यतः कहां पर निवास करती है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? बोलता हो जाएगा असम है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, या फिर आप लगाओगे राजस्थान। सर ये जो टोडा जनजाति के लोग हैं ये आपको मिलते हैं यहां पर, जो आप नीलगिरी की पहाड़ियां देखते हो ना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो तमिलनाडु की तरफ इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन रहते हैं? टोडा ट्राइब के लोग रहते हैं, समझ गए? तो ऐसे आप इनमें क्या है? बहुपति विवाह प्रथा है, समझ गए भाई? इन टोडा लोगों में क्या है? बहुपति विवाह प्रथा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? यानी कि एक, ध्यान रखोगे, एक ही लड़की वो कई सारे लड़कों से विवाह कर सकती है, समझ गए भाई? कर सकती है क्या? करती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर एक परिवार में 5 भाई है तो वो 5 से कर लेती है, समझ गए? और अगर एक परिवार में 6 भाई है तो वो 6 से कर लेती है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, इसमें बहुपति विवाह प्रथा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो जरा बताइए क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। झारखंड की सबसे बड़ी वो कौन सा हो जाएगा? इसमें से उरांव है, मुंडा है, हो है, या फिर संताल है? जरा बताओ। अगर हम देखें झारखंड राज्य की सबसे बड़ी ट्राइब आपको संथाल मिलेगी। संथाल, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये विद्रोह हुआ है 1855-56 में। ठीक है भाई, 1855-56 में अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बोडो निवास करते हैं। बोडो, बोडो एक जनजाति नहीं है, समझ गए? कभी आप सोचो एक अकेली जनजाति ना, बोडो कई सारी जनजातियों का समूह है असम में। ठीक है भाई, ये क्या है? एक ग्रुप है, यानी कि समूह है ना? कहां पर है? असम के अंदर है। तो कुछ असम का इलाका मिला के, थोड़ा सा मेघालय का हिसाब निकाल के, इसको मिला के वो एक राज्य बनाना चाहते हैं, बोडोलैंड। उनकी मांग है बहुत लंबे समय से, क्योंकि वो बोडो भाषा बोलते हैं उस क्षेत्र की जनजातियां, तो बोडोलैंड चाहते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? मध्य प्रदेश ना, अमेजन नो, ये भी नहीं है। गारो पहाड़ी के पास आपको थोड़ा सा मेघालय वाला एरिया, थोड़ा सा असम वाला एरिया। ठीक है, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। गद्दी लोक निवासी हैं। गद्दी आपको कहां के देखने को मिल जाएंगे? गद्दी के बारे में जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें ये मध्य प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर आप लगाओगे मेघालय, तो सर गद्दी जो लोग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, गद्दी लोग आपको देखने को मिलते हैं कहां पर? हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। और गुज्जर भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में आओगे ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां पर आपको गुज्जर ओबीसी में दिखाई देंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपको किस में दिखाई देंगे? एसटी में दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, फटाफट करो इनको। ठीक है भाई, 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसमें। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? मीराबाई चानू इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? इनको चुना गया है, मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टिंग से जुड़ी हुई है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कहां से है? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। बोलता है अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सहपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे। वो 21 अप्रैल को आए थे, आपको पता है भाई, 4 दिवसीय यात्रा पर। ठीक है, और 22 अप्रैल को जब वो जयपुर में थे, है ना, जब वो जयपुर में थे, तब आपको पता है पहलगाम में अटैक हो गया था। ठीक है भाई, उनका नाम क्या है? जेडी वेंस है, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और ये है उषा वेंस उनकी पत्नी। जेडी वेंस, ध्यान रखोगे,
कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से। और ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, जिसको अमेरिका में ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड पार्टी। आ जाओ नेक्स्ट पर। खेलो इंडिया यूथ गेम का थीम जरा बताइए, इनका थीम क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम का। शाबाश, कर सकते हैं, बहुत अच्छे। अगर हम देखें ये कौन सा हो जाएगा? खेल के रंग बिहार के संग, खेल खेल में युवा उमंग, या फिर यूथ है हम बिहार के रंग, या फिर ये सभी हैं? आपको क्या लगता है इसमें से? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। इसमें से कौन सा हो जाएगा एक राइट आंसर? बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। खेल के रंग बिहार के संग इज द राइट आंसर। ये 7वें नंबर का हुआ था, 4 मई को शुरू हुआ था और ये 15 मई को हुआ है खत्म। समझ गए भाई? 15 मई को हुआ है खत्म, 4 मई को शुरू हुआ है। ओके, अगर हम देखें इसमें 58 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 158 पदक कौन लाया था? हरियाणा। ठीक है भाई, हरियाणा लेकर आया। 39 गोल्ड के साथ 117 पदक कौन लेकर आया? वो है ना हरियाणा, नहीं, पहले नंबर पर रहा महाराष्ट्र। ये 58 गोल्ड के साथ 158 पदक लाके महाराष्ट्र। ये सेकंड नंबर पर रहा हरियाणा, ध्यान रखोगे। ये कौन रहा है? हरियाणा रहा है। ओके, अगर हम देखें यहां पर ये बिहार कितने पदक लाया है जी? ठीक है भाई, बिहार को अगर हम देखें, बिहार की पोजीशन रही है 15वें नंबर पर। बिहार 7 गोल्ड लाया, 36 पदक लाया टोटल। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। अच्छा, अगर हम देखें यूपी की पोजीशन कितनेवें नंबर पर रही? अगर हम देखें यूपी लाया था 52 पदक और वो 7वें नंबर पर रहा था यूपी। ठीक है भाई, ये बिहार के 5 जिलों में हुए हैं। ठीक है भाई, कितने? 5 जिलों में। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से किस अभ्यारण्य में कुछ चीतों को स्थानांतरित किया गया है? जरा बताओ। नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, नामदफर, है ना भाई, या फिर आप लगाओगे रातापानी अभ्यारण्य, या फिर गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ को स्थानांतरित किया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कितनों को किया गया है? 2 को किया गया है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? जरा बताओ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? शाबाश, बहुत अच्छे। अवर पावर, अवर प्लेनेट, अवर प्लेनेट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखोगे, अवर प्लेनेट। और ये हम कब मनाते हैं इसमें से? क्या हम 22 अप्रैल लगा सकते हैं विश्व पृथ्वी दिवस को? बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अफ्रीकी देश गैबोन का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो भाई अफ्रीका ये है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। गैबोन यहां पर देश पड़ता है। टोटल 54 देश पड़ते हैं इस महाद्वीप पर। जनरल ब्राइस ओलीसी नगुएमा इसके कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति बन गए हैं वहां के नए नए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश गैबोन के, बहुत अच्छे। अगर हम देखें आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह अप्रैल 2025 में करीब 26 लोगों की हत्या कर दी? जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था वो है पहलगाम इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्या हो जाएगा? पहलगाम। फिर हमने इसका बदला लेने के लिए पीओके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और आजाद कश्मीर के अंदर, है ना, ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया था। 7 मई को लॉन्च किया था, रात को 1:10 AM पर, और 1:30 AM तक वो, ध्यान रखोगे, हमने अटैक पूरा उससे कर लिया था। कहां पर? ध्यान रखोगे, पाकिस्तान के और पीओके और आजाद कश्मीर के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वह पूरे विश्व में किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? देखो भाई, पोप फ्रांसिस, क्लियर हो जाएगा, वो उनका क्या हो गया? निधन हो गया। और पोप को कहां पर दफनाया जाता है? वेटिकन सिटी देश में दफनाया जाता है, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। इटली की राजधानी रोम के बीच में बसा हुआ है वो देश, सिर्फ 0.44 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। समझ गए भाई? तो वहां पर इनको दफना दिया गया था, और जब दफनाया गया था तो हमारे यहां से प्रेसिडेंट भी गई थी, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है भाई, अब जरा बताओ वो किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैथोलिक, है ना। ये कैथोलिक जो लोग हैं, आपको पूरी पृथ्वी पर लगभग कितने देखने को मिल जाएंगे? 1.34 बिलियन आपको देखने को मिल जाएंगे, इतने हैं कैथोलिक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लगभग आप कह सकते हो कि इंडिया की आबादी के जितने ही हैं। ठीक है भाई, इंडिया की आबादी अभी 1.46 चल रही है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर 20 अप्रैल 2025 को स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग करी है। जरा बताओ उनका नाम क्या हो जाएगा? क्या उनका नाम हो जाएगा राजाचारी हो जाएगा, या फिर डॉन पेटिट हो जाएगा, इवान वैगनर हो जाएंगे, या फिर एलेक्सी ओवी चिनन हो जाएंगे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। वो 70वें जन्मदिन पर आए हैं पृथ्वी पर। डॉन पेटिट इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऊपर क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट होते हैं वहां पर जो वर्क कर रहे होते हैं समय समय पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। इससे पहले जाति जनगणना लास्ट टाइम कब हुई थी? तो लास्ट टाइम हमारे देश में 1931 में हुई थी, और अब जो 2027 से हमारी जनगणना शुरू होने जा रही है, जो 2026 से शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर से पहले चरण की, और दूसरे चरण की ये 1 मार्च 2027 को शुरू हो जाएगी। तो 2 चरण में होगी, तो ये भी जातिगत ही होगी, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी जातिगत ही होगी, और लास्ट टाइम जातिगत 1931 में हुई है। ठीक है भाई। अच्छा, हमारी पहली जातिगत कब हुई थी? जो 1872 में हुई थी ना पहली जनगणना, वो हमारी जातिगत ही थी। समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये मेयो के शासनकाल में। ठीक है भाई। उसके बाद 1881 में हुई, 1851 में, वो सब जातिगत ही होती रही थी 1931 तक। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? ये आप मुझे होमवर्क के थ्रू बता देंगे कमेंट बॉक्स में। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं मिलूंगा तुम्हें कब? इस वाली क्लास में कल। ओके।